हम लोग भारत की कार्यपालिका पढ़ रहे थे, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज मंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी 2 चीज़ें बची हैं केंद्र की कार्यपालिका या भारत की कार्यपालिका में से। तो आज हम लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे, कैसे होती है, क्या है, काम क्या है। तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसका वर्णन 74(1) में, अनुच्छेद नंबर 74(1) में किया गया है। मंत्री जो कैबिनेट होती है, मंत्रिपरिषद होती है, उसमें मंत्री 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन एक 4। तो कैसे होते हैं, इनकी संरचना देखिए। सबसे बड़े जो मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्री होते हैं। पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री में 2 प्रकार के मंत्री होते हैं, एक होते हैं स्वतंत्र प्रभार और एक होते हैं कैबिनेट मंत्री के सहायक। ठीक, पूरी मंत्रिपरिषद समझिएगा। ये मान लीजिए मंत्रिपरिषद है, जो मुख्य होते हैं केंद्र के कुछ मंत्री, इनको कैबिनेट कहा जाता है। इतने को मिला के राज्य मंत्री और ये उप मंत्री होते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक, जो सबसे मुख्य होते हैं उनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। इनकी संख्या 15 से 20 होती है। टोटल की मिला लोगे तो लगभग 70 से 75 मंत्री होते हैं। ये मुख्य होते हैं। इनको इसके बाद राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री 2 प्रकार, कुछ मंत्री इनको सहायता करते हैं और कुछ स्वतंत्र प्रभार देखते हैं अलग से। ठीक, तो ये राज्य मंत्री 2 हो गए, और ये इन पूरे को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। ठीक, ये संरचना हो गई। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है ना कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जो जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ये है। तो पहला जो है कैबिनेट मंत्री, ये सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं या प्रधान होते हैं। जो विभाग होता है इनका, तो विभाग के प्रमुख होते हैं। ठीक, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितने होते हैं सबको अलग अलग विभाग मिलता है। कैबिनेट मंत्री जितने होते हैं सबको सबको अलग अलग विभाग दिया जाता है, और ये अपने अपने विभाग के प्रमुख हो जाते हैं। ठीक, जो शासन संबंधी निर्णय होता है वो कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं। कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री के साथ मिलकर बैठक करके जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कौन लेता है, कैबिनेट मंत्री ही लेते हैं। इनकी संख्या मुख्यतः 15 से 20 होती है, और ये बहुत करीबी होते हैं, बहुत खास होते हैं। ठीक, जितने भी शासन संबंधी निर्णय हैं वो यही कैबिनेट ले लेती है। इसको कैबिनेट बोला जाता है, या सिंपल भाषा में किचन कैबिनेट कह लीजिए। किचन कैबिनेट वह कैबिनेट होती है जिसमें कुछ खास मुख्य कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री तथा प्रधानमंत्री के घर वाले या कुछ यार दोस्त, जिसको वह सहयोगी समझे या जिसको वह समझे, वो उतने लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। उसको कहा जाता है किचन कैबिनेट। ये मुख्यतः कैबिनेट जो होती है वही होती है। किचन कैबिनेट वाले में वही जो सहयोगी यार मित्र शामिल हो जाते हैं वो नहीं शामिल किया जाइए। ये इतना होता है। अब कैबिनेट की जो राजनीतिक समिति, कुछ समितियां नियुक्त होती हैं, उनके प्रमुख अगर बनते हैं तो वही कैबिनेट मंत्री ही बनाए जाते हैं। ठीक, अब इनकी क्या क्या है इसको लिख लीजिए। तो कैबिनेट मंत्री के 4 गुण होते हैं। ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। पहला हो गया, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद का सबसे महत्वपूर्ण भाग,
2 हो गए। तीसरी इनकी खासियत क्या है? शासन संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मामला इतना समझ में आया? और इन्हीं के द्वारा रक्षा समिति, नियुक्ति समिति, राजनीतिक समिति, जितनी समितियां होती हैं वो इन्हीं के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जो समितियां गठित होती हैं उसके अध्यक्ष यही बनाए जाते हैं। तो जैसे कैबिनेट की राजनीतिक समिति, रक्षा समिति, निवेश समिति, निवेश से संबंधित समिति, और एक समिति है नियुक्ति संबंधी समिति। ठीक, ये कुछ समितियां होती हैं जिसके अध्यक्ष यही कैबिनेट मंत्री लोग बनते हैं। कैबिनेट मंत्री समझ में आया? यहाँ से चित्र में देखिएगा कितने एकदम केंद्रीय बिंदु होते हैं, शासन सत्ता का केंद्र होते हैं। देखिए एकदम बीचों बीच है ना। तो जो शासन सत्ता का केंद्र बिंदु होता है, इन्हीं के द्वारा पूरे देश का शासन चलाया जाता है। जो निर्णय ये लेते हैं उसी के तहत शासन चलता है, वही केंद्रीय कैबिनेट कहलाता है। ठीक, तो अब आते हैं अगले में। इसको मिटा देना, ये बात समझ में आ गई है। तो विभाग का जो स्वतंत्र प्रभार होता है वो जिसको दिया जाता है वो कहलाते हैं स्वतंत्र प्रभार। जिन्हें विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ठीक, ये मुखिया होते हैं। ठीक, इन इनको सहायता देने के लिए ये होते हैं राज्य मंत्री। 2 प्रकार के होते हैं, एक इनको सहायता, कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए होते हैं, एक होते हैं उनको विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है। आप भी ये देखिए, समझ में आ रहा है? तो राज्य मंत्री 2 प्रकार के हो गए, लेकिन उनको ये दोनों राज्य मंत्री ही हैं, लेकिन इनका काम क्या है? कैबिनेट मंत्री को सहायता देना। मामला समझ में आ रहा है? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, इनका काम है सहायता देना। तो कैबिनेट की बैठक जो होती है कैबिनेट मंत्री की, उसमें ये शामिल नहीं होते। समझ में आ रहा है? जो बैठक होते हैं ये प्लस प्रधानमंत्री, केवल इतने लोग करते हैं मुख्य रूप से। ठीक, वो जो निर्णय लेंगे इनको बताएंगे, ये इनका सहयोग करेंगे उसको लागू करवाने में, और ये स्वतंत्र प्रभार होते हैं, इनको भी बताया जाएगा कि ये भी उनका सहयोग करते हैं। ये हो गया। उप मंत्री जो होते हैं, ये जो विभाग होते हैं, विभाग के प्रशासनिक कार्य देखते हैं। मामला समझ में आ रहा है? मंत्री 4 हुए। ये सब, ये तीनों कैबिनेट जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें शामिल नहीं होंगे। ये सब इनका, ये तीनों इनका सहयोग देते हैं किसी न किसी तरीके से। ये प्रशासनिक सहयोग करता है, प्रशासनिक कार्य देखता है, ये मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करवाता है, ये विभाग का जो स्वतंत्र प्रभार इसको दे दिया जाता है। कुछ छोटा सा भाग, जैसे कोई विभाग है निर्णय लिया ये काम करना है, ये योजना कराएंगे, तो उनको बता दिए आप इस योजना को देख रेख करिए,
तो ये होता है इनका स्वतंत्र प्रभार, आपको दे दिया गया, ठीक। और जो शेष बचा वो ये देखता है, उसका सहयोग ये करते हैं। समझ में आया मामला? तो कैबिनेट मंत्री 4 और केंद्र बिंदु ये होता है, ठीक। इनकी संख्या 15 से 20 होती है, ठीक। अब एक शब्द और आता है किचन कैबिनेट, बार बार बता रहे हैं, ठीक। तो इसको देख लीजिए, किचन कैबिनेट, इसमें जो होता है 15 से 20 मंत्री शामिल होते हैं, वो भी कैबिनेट वाले। लेकिन ध्यान दीजिए, कैबिनेट मंत्री के साथ साथ जो विशेषज्ञ होते हैं, प्रधानमंत्री जिनको समझे उनको भी शामिल कर सकता है, ठीक। तो कैबिनेट मंत्री जिनका प्रमुख, कैबिनेट मंत्री प्रमुख कौन होता है ना, प्रधानमंत्री होता है, वो शामिल होगा, ठीक। ये औपचारिक जितने निर्णय होते हैं, औपचारिक निर्णय जितने भी निर्णय होते हैं वो यही लेते हैं। औपचारिक निर्णय का केंद्र बिंदु होते हैं। मामला समझ में आया? इसमें जो होते हैं पीएम के अलावा विश्वसनीय सदस्य, मित्र तथा परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। भारत की शासन प्रणाली काम कैसे करती है, यही चीज दिखा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री मुखिया हो गया, वो अकेले सारे निर्णय थोड़ी लेगा, तो वो मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, नियुक्ति करवाएगा किससे? राष्ट्रपति से। अब जो मंत्री होते हैं सभी बराबर थोड़ी होते हैं, जो कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्रियों में सबसे बड़े होते हैं, प्रधानमंत्री से छोटे और मंत्रियों में सबसे बड़े। इन्हीं की सहयोग और सलाह पे प्रधानमंत्री जितने बड़े निर्णय होता है वो करता है। अब बड़े मंत्री जो होते हैं बड़े बड़े विभाग होते हैं, उनको दिया जाता है। जैसे बड़े मंत्री किसको कहा जाएगा? रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री ना, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ये सब ये रोड मंत्री जैसे नितिन गडकरी है, ये सब बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। इनका काम क्या होता है? शासन में सलाह देना और कार्यों को देख-रेख करना और उसको आगे बढ़ाना। अब उनको सहयोग देने वाले स्वतंत्र प्रभार होते हैं और प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा? उपमंत्री होते हैं। ये होती है कैबिनेट। अब इसमें 2 चीजें होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 2 चीजें होती हैं। एक होता है मंत्रिपरिषद, एक होता है मंत्रिमंडल। ठीक? अभी हमने एक चित्र बनाया था, बहुत टेक्निकल चीज है। जैसे हमने एक चित्र बनाया था छोटा-सा, यही जगह बना दे रहे हैं, देखिएगा। ये ऐसे था। ये कौन थे? कैबिनेट मंत्री। ये स्वतंत्र प्रभार थे और ये राज्य मंत्री थे। तो जो ये है, ये वाला, ये इतना वाला, इसको कहते हैं मंत्रिमंडल। ठीक? और जो पूरा है इसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। ठीक है? समझ में आ रहा है? मंत्रिमंडल मतलब ये कैबिनेट वाला, समझ रहे हैं? जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मुख्यमंत्री होते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता। ये सब नहीं होते हैं। और इन सबको मिला दीजिए तो उसको क्या कहेंगे? समझ में आया? तो कभी-कभी शब्द को चर्चा में रहेगा तो हमको समझ नहीं आता क्या बोल रहा है। दोनों एक ही मतलब समझ लेते हैं। दोनों में अंतर है। मैं छोटे-छोटे थोड़े से अंतर दिखा दे रहा हूँ। ये जानने के लिए है, व्यवहारिक चीज़ है, हमको जानना ज़रूरी है। ठीक? और प्रश्न में भी जब कभी गहराई से क्वेश्चन पूछा है, एसआई में हुआ, पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, इन सब में ये पूछे जाएँगे। और कभी-कभी छोटी परीक्षाओं में भी एक आध टाइट क्वेश्चन रखना होगा तो यहाँ से रख सकते हैं। इसको देखिएगा।
ठीक। इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 3 श्रेणियां ना। अब 3 समझ रहे हो कौन कौन सी? कैबिनेट, राज्य, स्वतंत्र प्रभार। इसमें इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी चीज है, ये छोटी चीज है, लेकिन शासन का केंद्र बिंदु यही है, यही सारे निर्णय करेगी। मंत्रिमंडल सारे निर्णय करता है, मंत्रिपरिषद उसको लागू करवाती है। मंत्री है? कौन? अरे तो राज्य मंत्री में दोनों आ गए ना। अच्छा ये, अरे गलती से हो गई, ये उप मंत्री होगा। राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये वाले तीनों परिषद में शामिल होंगे, और इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल हो जाएंगे। ठीक। इसमें इसमें जो होता है, कुल 60 से 70 मंत्री होते हैं। ठीक। और इसका प्रमुख कौन होगा? पीएम। ठीक, 60 से 70 मंत्री होते हैं। इसे प्रधानमंत्री जो होता है, पीएम, घटा बढ़ा सकता है। ठीक। प्रधानमंत्री चाहे तो मंत्रिपरिषद को छोटा बड़ा कर सकता है, लेकिन एक नियम है, कितना बड़ा, कितना बड़ा भाई। तो 91वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ये कहा गया, होता क्या था पहले, जो जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता था, तो वो छोटे दलों को लाल आइए मंत्री बनाते हैं, हमारे में शामिल हो जाइए, सरकार बना लीजिए। अब दूसरा कोई कहेगा आइए हम बड़े मंत्री बना देंगे, 2 मंत्री पद दे देंगे, वो उधर भग जाता था। तो इस तरह हुआ, कितने मंत्री भाई, कितने, सबको मंत्री बना दिया जाए ना। तब 91वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें कहा गया कि जितनी लोकसभा सीटें हैं, उसका 15% से अधिक मंत्रिमंडल नहीं होगा। उससे बड़ा मंत्रिपरिषद उससे बड़ी नहीं हो सकती। 91वां संविधान संशोधन द्वारा अब 15 25 75 और 7 82 लगभग 83 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। 550 का 15% निकालेंगे तो 82.5 आ रहा है, मतलब 82 से अधिक मंत्री संभव नहीं। लेकिन मंत्रिपरिषद जो होती है, ये मंत्रिपरिषद 82 से ज्यादा 83 नहीं हो सकती, लेकिन प्रधानमंत्री चाहे तो इसको घटा सकता है, 70 72 रखे या 60 65 रखे, 50 रखे, मंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड है। ठीक। अब सरकारी कार्य है तो एक साथ बैठक नहीं करते, इन सबकी एक साथ बैठक नहीं होती। क्यों? क्योंकि सारे निर्णय ये लेते हैं, ये इनको बताएंगे आप काम करिए, इनको बैठक की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, मंत्रिपरिषद को कार्य करने को कहेगा। ठीक है, ये इनका काम है। और इसका कोई सामूहिक कार्य है ये नहीं, कोई सामूहिक कार्य नहीं। मामला समझ में आ रहा है? बड़ी चीज है तो इतनी बड़ी बैठक नहीं हो सकती। अब बताइए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? हाँ, सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी। और व्यक्तिगत रूप से, हाँ,
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। मामला समझ में आ रहा है? ठीक, इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 74-75 में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में है। अगर अनुच्छेद में वर्णन है तो ये कैसा निकाय हुआ? संवैधानिक निकाय। अतः संवैधानिक निकाय है। अंतर समझ में आ रहा है? ठीक, तो इसका कोई कार्य नहीं, इसके कार्य का निर्धारण कौन करेगा? मंत्रिमंडल। ये जो कहेंगे वही ये काम करेंगे। ठीक, इसको बना लीजिए। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। अब इसमें अंतर देखते रहिए क्या क्या हुआ है। ठीक है, इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं और यह मंत्री परिषद का एक भाग है। ये पूरी मंत्री परिषद है, इसमें से एक पार्ट निकाल लीजिए, वो क्या है? मंत्रिमंडल। समझ में आ रहा है? पूरा इतना बड़ा मंत्री परिषद, अब इसमें इतना निकाल ले रहे हो केंद्र वाला, तो वो क्या हो जा रहा है? मंत्रिमंडल बन जा रहा है। ठीक है, ठीक, यह छोटा निकाय है। इससे छोटा है ना, इसमें 70-80 है। छोटा निकाय है, इसमें कितने? 15 से 20 मंत्री शामिल। बहुत बारीक अंतर है। ठीक, सामान्यतः इनकी हफ्ते में एक बैठक होती है। ठीक है, ये इनकी बैठक हो गई। इनके जो कार्यकलाप हैं सामूहिक होते हैं। इनके कार्यकलाप सामूहिक होते हैं। सामूहिक मतलब बैठक इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा होकर निर्णय ले रहा है, तो सामूहिक कार्य हो रहा है, अकेले निर्णय लिया नहीं जा रहा। हाँ? और पीछे पड़े हो, अगर अकेले निर्णय ले लेंगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको परिषद पेश करवा देगा सबके सम्मुख ना। वही चीज यहाँ है। ठीक, ये जो होता है राजनीतिक निर्णय लेकर, राजनीतिक निर्णय लेकर निर्देश देती है, जो सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी, मना नहीं कर सकते, बाध्यकारी रूप से लागू होती है। मामला समझ में आ रहा है? ये जो निर्णय ले लिए उसको सबसे बताएं, सबको मानना है, बाध्यकारी है। यहाँ पे इनके निर्णय को कोई मना नहीं कर सकता, ये बाध्यकारी होती है। ठीक, तो जब संविधान बना था उसमें इसका कहीं वर्णन नहीं है। तो मूल संविधान में इसका वर्णन, ये प्रश्न एक बार पूछा गया भैया कि मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में कहीं लिखा गया है? आज की डेट में प्रश्न पूछा गया है, आप घटनाचक्र सॉल्व कर लिए या कोई पेपर तो उसमें मिलता है, तो पूछता है मंत्रिमंडल पूरे संविधान में कहीं इसका वर्णन है? तो केवल एक जगह लिखा हुआ है। पूरे संविधान में केवल एक जगह मंत्रिमंडल शब्द लिखा है, वो कौन सा है? अनुच्छेद 352।
राष्ट्रपति जब आपातकाल की घोषणा करेगा तो वह मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्रि परिषद ना। टेक्निकल मामला समझा, काहे हम इतना बताए, हमको इतना जरूरत ना रहे बताओ, मंत्रि परिषद बता देते। वही एक शब्द क्लियर करने के लिए हमको बता, अंतर क्या है जानिए, क्यों यूज हुआ ये। अनुच्छेद 352 के आधार पर जब राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी होगी तो वहां मंत्रिपरिषद की सलाह नहीं, मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर काम करना होगा। समझ में आ रहा है मामला? यही एक लाइन, एक अनुच्छेद बताओ, इतना बताना पड़ा हमको, नहीं समझ में ना पाते है क्या, दोनों एक ही चीज है। समझ में? तो कब 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। वनडे एग्जाम्स में भी पूछा गया, वैसे भी तो बच्चे इसको मार पाते नहीं है, उनको पता नहीं रहता क्या है, तो कहते हैं गलत दे रहा है आयोग, ये है वो है। और जब अपना गलत होता है भाई, सब दुनिया गलत है, मेरा सही है। 10 किताबों में मेरा गलत हो, एक जगह सही मिल जाए तो मेरा सही है ना, जबकि 10 जगह वो गलत दिया हुआ है, और 10 जगह हमारा सही हो, आयोग का सही हो, एक जगह उसका गलत हो तो वो गलत है। लेकिन नहीं, जो सत्य है वो सत्य है, ऑथेंटिक किताबें होनी चाहिए, उसको फिर मानना पड़ेगा, नहीं तो मुकदमेबाजी होती है। अभी क्वेश्चन पूछा है, कुछ लोग संख्यावाचक है परिणामवाचक, वासुदेवानंदन कहते हैं संख्यावाचक, और अन्य जगहों पर परिणामवाचक मिल रहा है, तो वासुदेवानंदन भाई ऑथेंटिक है, और कामता प्रसाद गुरु भी दिए हैं भाई, तो हिंदी के मामले में कामता प्रसाद गुरु का कोई तोड़ नहीं। कुछ लोग, कौन सा विशेषण है, ये प्रश्न आया था, वासुदेवानंदन और कामता प्रसाद गुरु उसको संख्यावाचक दे रहा, तो भाई ये आयोग में गया, मुकदमा होगा, कौन सी बड़ी बात है। अब जब ऐसे ऑथेंटिक किताबों में मिल गया ना, मुकदमेबाजी होगी, या तो डिलीट होगा या तो सबको मिलेगा। भैया ये जो समझा पा रहे हैं, ये समझ में आ रहा है चलता कैसे है शासन भारत का। एक मंत्रिपरिषद होती है जो सारे राजनीतिक निर्णय लेती है, मंत्रिपरिषद निर्णय नहीं लेती, मंत्रिमंडल लेता है। मंत्री 72 से 75 या 80-82 तक हो सकते हैं, लेकिन उसमें से 15-20 बहुत महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं, जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है, वो सबसे महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के सबसे करीबी होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मंत्रिमंडल। उन लोगों को किचन कैबिनेट या मंत्रिमंडल समझ लीजिए, ठीक। सारे निर्णय ये करते हैं, इनका काम केवल लागू करना है, ठीक। मंत्री 4 प्रकार के होते हैं, एक कैबिनेट, इसको सलाह देने के लिए कैबिनेट राज्य मंत्री होगा, एक स्वतंत्र प्रभार देखेगा, ये प्रशासनिक उप मंत्री प्रशासनिक कार्य देखेंगे। यहाँ से देखिएगा, ये पूरा मंत्रि परिषद है, बीच का भाग जो मुख्य भाग होता है, केंद्र होता है, वो क्या होता है, मंत्रि मंडल होता है। ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, इनमें सभी मंत्री होते हैं, इसमें केवल कैबिनेट शामिल होता है, ठीक। इसमें 60 से 70, इसमें 15 से 20। हाँ, ये कभी एक साथ बैठक नहीं करते, ये एक साथ ही बैठक करते हैं, ये सामूहिक कार्य नहीं करते, ये सामूहिक कार्य करके इनको बताते हैं यही करना है आपको, ये निर्णय लेंगे, इनको बता देंगे, ठीक है। ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति, ये भी वही है, ठीक। ये सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे, इनका कहना मानना है, ठीक। और सारे राजनीतिक निर्णय वो लेते हैं। इसका निर्णय, इसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में है, तो अनुच्छेद में है तो वो संवैधानिक संस्थान होते हैं, ठीक। और इसका वर्णन संविधान में नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको बाद में जोड़ा गया है तो सांविधिक हो जाएगा। जो चीजें बाद में संविधान में जोड़ी जाती हैं संशोधन करके, वो सांविधिक होती हैं, जो पहले से हैं अनुच्छेदों में है वो संवैधानिक होती हैं, और जो नहीं है वो गैर संवैधानिक होती हैं। संस्थाएं 3 आगे मिलेंगी, हम इसको बताएंगे अंतर क्या है। इतना मामला समझ में आया, हमको केवल यही समझाना था, मकसद ये था। दिखा दें अब ऊपर, इसको बना लीजिएगा ऐसे। हाँ, मंत्रिपरिषद, हाँ, उसको विश्वास प्राप्त होना चाहिए ना।
वो तो व्यक्तिगत सारे मंत्री व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के, सामूहिक रूप से जितने हैं सब लोकसभा के। नॉर्मली वैसे माना जाता है, कैसे वो सबसे ताकतवर चीज नहीं मानेंगे क्या? प्रधानमंत्री हटवा देगा तुमको, इनको स्वतंत्र प्रभार जिसको चाहेगा जब हटाएगा ना, वो तो सर्वे सर्वा है। अब इसको क्रमबद्ध रूप से देखिए। मंत्रिपरिषद का संवैधानिक रूप देखना है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल आप लोगों ने समझ लिया। संविधान में अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद होगी, जिसकी सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करेगा। ठीक। 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद जो होता है उसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब राष्ट्रपति की नियुक्ति कर देगा तो राष्ट्रपति फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करवाएगा। ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि ये मंत्री होंगे कितने? तो पहले क्या होता था कि दल बदल के तहत तोड़ने के लिए, दूसरे की सरकार गिराने के लिए आप हमारी पार्टी में आइए, हम सरकार बना लें, आपको मंत्री बना देंगे। ये व्यवस्थाएं बहुत चलती थी। तब क्या हुआ कि संसद ने कहा ये सही नहीं है, दल तोड़ो और मंत्री बनाओ और अपनी सरकार बनाओ, ये चल रहा था। तो हुआ क्या कि 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये किया गया कि अब मंत्री परिषद जो होगी लोकसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अगर आप लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 550 है। 550 का 15% निकालेंगे तो 82.5 आएगा। मतलब ये हुआ 82 से अधिक मंत्री हो ही नहीं सकते। और उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है जो मंत्रियों का प्रधान है। ठीक। तो मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद की संरचना निश्चित है, ये 82 से अधिक नहीं हो सकती है और इसमें प्रधानमंत्री शामिल होगा। अगर प्रधानमंत्री चाहता है तो इसको कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन 82 से ज्यादा नहीं कर पाएगा। ठीक। दल बदल के तहत अगर किसी को दल बदल के तहत अयोग्य ठहराया गया है तो वो मंत्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जब वो संसद का सदस्य ही नहीं है तो मंत्री नहीं बन सकता। अगर संसद का सदस्य ना होता, मतलब दल बदल के तहत अयोग्य न किया गया होता, उसके पहले वो मंत्री बन सकता था और 6 महीने तक बना रहता, उसके अंदर उसको सदस्यता लेनी होती। लेकिन अब वो संसद के सदस्य के अयोग्य हो गया है, अब वो मंत्री नहीं बन पाएगा। ठीक। ये इतना उसका था मंत्रियों की थी। अब आते हैं मंत्रियों के अधिकार क्या हैं? मंत्री और महान्यायवादी दोनों के अधिकार क्या हैं? तो प्रत्येक मंत्री और महान्यायवादी जो होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, दोनों में बैठ सकता है। दोनों में मंत्री सदस्य नहीं, लोकसभा सदस्य राज्यसभा में नहीं, राज्यसभा सदस्य लोकसभा में नहीं, लेकिन मंत्री लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं। ये उनके पास अधिकार होता है। महान्यायवादी के पास भी अधिकार होता है। दोनों सदनों में बैठेंगे, बोलेंगे, उनकी कार्यवाही में शामिल होंगे। ठीक। लेकिन अगर मंत्री और महान्यायवादी राज्यसभा में बैठ रहे हैं तो वहां पे मत देने का अधिकार इनके पास नहीं होगा। ठीक। भाग लेंगे। संसद की जितनी भी समितियां होती हैं, संसदीय समिति या जो भी समितियां बनाई जाती हैं, समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। तो जो भी समितियां बनाई जाएंगी उसमें अगर मंत्री सदस्य नहीं है, ठीक, तो समितियों का ये नियम होता है कि उसमें कोई भी मंत्री सदस्य बनाया ही नहीं जाएगा। जितनी भी समितियां गठित होती हैं 25-30, उसमें मंत्री सदस्य बन ही नहीं सकते। उसका नियम ही है कि मंत्री सदस्य नहीं बनेगा। और जब मंत्री सदस्य नहीं बनेगा तो ना उसकी बैठक में भाग लेगा, ना उसकी अध्यक्षता करेगा, ना उसमें शामिल होगा। ये इस पर रोक लगाई गई है। ठीक। और जितनी भी समितियां हैं लगभग सब में, एक दो को छोड़ के सब में विपक्ष के नेता को अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है। और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता है। ये अभी हम लोग संसद पढ़ेंगे तो उसमें समितियों का वर्णन मिलेगा। अब आते हैं शक्ति एवं कार्य। तो कार्य क्या है मंत्रिपरिषद का या मंत्रिमंडल का? देश का जो राष्ट्रीय नीति होती है उसको निर्धारण करने का काम किसके पास है? मंत्रिपरिषद के पास है। जैसे अभी तनावपूर्ण स्थिति भारत पाकिस्तान की, उसमें क्या हुआ, मंत्रिपरिषद को पूरे देश को अपने विश्वास में लेना पड़ा। उनके द्वारा निर्धारित नीतियों के आधार पर ही आगे कार्यवाही हुई। अगर वो निश्चय ना करते कि हमको जवाबी कार्रवाई करनी है, जवाबी कार्रवाई नहीं हो सकती थी ना। विपक्षी दलों को, अन्य लोगों को विश्वास में लेते हुए मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि हमको जवाबी कार्रवाई करनी है, तभी हुआ, ये संभव हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता था। अगर मंत्रिपरिषद ना चाहती तो कहाँ से हो सकता था? सेना अपनी इच्छा से नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो सेना अपने आप से नहीं कर सकती। आज जैसे पेपर में देखिए तो जो सेना प्रमुख है उन्होंने कहा है कि हम एक देश से नहीं लड़ रहे थे, 2.5 देश से लड़ रहे थे। कितने देशों से?
और बहुत जल्दी युद्ध हो सकता है और हमको केवल एक देश से नहीं लड़ना पड़ेगा, एक से अधिक देशों से लड़ना पड़ेगा और लड़ाई हमेशा लंबी होगी। ये उन्होंने आज कहा स्टेटमेंट में। ये बहुत बड़ी बात है और उसके लिए हमको तैयार रहना होगा। तो ये मंत्रिमंडल का निर्णय था, जवाबी कार्रवाई हुई। नहीं, बहुत बार अटैक हुआ, जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। ये हुआ मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति वही करेगा। जैसे लोकसभा में 2 लोगों का मनोनयन करता था, कौन? आंग्ल भारतीय, और राज्यसभा में 12 लोगों का, साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र से, ठीक? लेकिन हुआ क्या कि 104 संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जो नियुक्त हो रहे थे, उनको हटा दिया गया। हटा दिया गया मतलब 10 साल के लिए बढ़ाया जाता है एससी-एसटी का आरक्षण। अब कि इनका नहीं बढ़ाया गया तो वो खत्म हो गया। तो लोकसभा वाला खत्म हो गया। राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन होता है। ये मनोनयन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं, मंत्रिमंडल के सलाह पर करेगा। मंत्रिमंडल जो परामर्श देगा, जिनको देगा, उन्हीं को नियुक्त कर देगा, मनोनीत कर देगा। ठीक? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत। वो अध्यादेश किस विषय पर और कब जारी करेगा, इसकी सलाह कौन देगा? मंत्रिमंडल देगा। मंत्रिमंडल जब इनको सलाह देगा कि इस विषय पे ये अध्यादेश जारी करिए, क्यों? क्योंकि संसद सत्र अभी सदन में नहीं है, सत्र में नहीं है संसद, तब आप ये अध्यादेश जारी कर दीजिए। तो मंत्रिमंडल की सलाह पर ये करेंगे। देश में आर्थिक नीतियों का निर्धारण जो होता है, वो मंत्रिमंडल करता है। कौन से कर लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, किन टैक्सों को कम किया जाएगा, किसको बढ़ाया जाएगा, इसका निर्णय कौन करता है? मंत्रिमंडल करेगा। और बजट, जो बजट बनाता है, वो पूरा मंत्रिमंडल मिल के बनाता है और राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त मंत्री के माध्यम से सही बजट कौन प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति। लेकिन वो वित्त मंत्री के माध्यम से दोनों सदनों में बजट को रखवाता है। और कर जो होते हैं, कौन से कर कहाँ पे कितने लगेंगे, इसका निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। जैसे आज संसद का सत्र शुरू हुआ है, आज शुरू हुआ, मानसून सत्र शुरू हुआ, तो आज आयकर विधेयक आ रहा है। आज नया आयकर विधेयक पेश हुआ है। ये निर्णय कौन कर रहा है? मंत्रिमंडल करेगा कि कौन सा विधेयक पेश करना है हमको। और आयकर विधेयक एक कौन सा? पैसे से संबंधित है, तो दोनों सदनों में पेश होना चाहिए, सामान्य विधेयक तरह काम करेगा ना। तो ये मंत्रिपरिषद का संवैधानिक प्रारूप, कार्य और अधिकार क्या क्या है, ये इतना होता है हम लोगों का मंत्रिपरिषद से संबंधित।